हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। और जो रे ऑप्टिक्स थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारे रिवीजन के वीडियो की भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। रे ऑप्टिक्स की अलग, मैग्नेटिज्म की अलग, एसी की और उसकी EMI की अलग। आप चाहें तो वहाँ से आप कंप्लीट सीक्वेंस वाइज लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, ताकि आपको कंपटीशन के लिए अलग से प्ले लिस्ट है, इन बोर्ड एग्जाम्स के लिए अलग से प्ले लिस्ट है, इनको ढूंढने में दिक्कत ना आए। सब सीक्वेंस वाइज बताए। और आपको पता है कि अपना चैनल, आपका जो चैनल है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी, कंपटीशन की तैयारी और बोर्ड में जो डेरिवेशंस आने वाले हैं वो भी कंप्लीट मिले हुए हैं। जनरली आप लोगों को दिक्कत आती है कि अच्छे लेक्चर मिलेंगे, बहुत अच्छे लेक्चर मिलेंगे यूट्यूब पर, लेकिन थ्योरी का पार्ट नहीं होता, बोर्ड की तैयारी नहीं हो पाती हमारी। तो पूरी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपका ये बनाया है। तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना, हमें वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करनी है। आज हम वेव ऑप्टिक्स में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखो, मेन टॉपिक आपका है इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो उससे पहले कुछ कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, इंटेंसिटी क्या होते हैं, वेव फ्रंट क्या होते हैं, सब जो बेसिक चीज़ें हैं आनी चाहिए हमें। तो आज हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है वेव, टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। +1 में पढ़ा था हमने वेव में ये जो पीक वाली चीजें हैं इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यहां से यहां तक ये क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। फिर बात आती है इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो बेटा वेव की जो इंटेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इन वेव पिक्चर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन इंटेंसिटी इन वेव पिक्चर, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। कई बार आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ फोटोन पिक्चर, तो फोटोन के लिए इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स या टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से हम इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अब लाइट एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड में चेंज आता है। तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है सिंस n इक्वल टू c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये आता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम में और मीडियम में स्पीड का डिफरेंस पता लग गया। अब क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो V डिपेंड्स ओनली ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो V में चेंज आएगा वो लाइट की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। V इक्वल टू न्यू लैम्डा, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, और लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी डोंट चेंज विद चेंज इन मीडियम। लाइट के मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। वेवलेंथ अगर चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है भाई, ये बात मुझे समझ में आ गई। अब बात आती है वेलोसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड नहीं करती। तो देखो, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सोर्स, सोर्स पे डिपेंड नहीं करती। मोशन ऑफ सोर्स, सोर्स चल रहा है नहीं चल रहा उस पर डिपेंड नहीं करती। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सोर्स, सोर्स किस डायरेक्शन में चल रहा है उस पर भी डिपेंड नहीं करती। चौथा आता है इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स की इंटेंसिटी ज़्यादा है कम है उससे भी रे की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये बेसिक सी बात थी इंटेंसिटी वगैरह को लेके, वेलोसिटी को लेके। नोट कर लीजिएगा, समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर बाई चांस कभी कभार क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव। इसके बाद बात आती है आपके पास वेव फ्रंट। तो भाई वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होता है, इट इज लोकस, पढ़ा हुआ है आपका। लोकस का मतलब ग्रुप ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग
इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब एक साथ पानी में आपने पत्थर फेंका, पड़ा हुआ है आपका, तो एक सर्कल के अंदर जो वाटर होगा वो एक साथ ऊपर और आगे जाके एक साथ नीचे, तो एक जैसा बिहेवियर, सेम फेज। बात समझ में आ गई? तो मतलब इसको सिंपल भाषा में समझे तो अब बात आ जाती है SHAP, शेप ऑफ वेव फ्रंट। स्पेलिंग भूल गया मैं। वेव फ्रंट की शेप चेक करनी है तो देखो, पॉइंट सोर्स, अगर पॉइंट सोर्स है तो कैसी होती है? स्फेरिकल। सब पढ़ा हुआ है, बस बता रहा हूं आपको मैं। लाइन सोर्स सिलेंड्रिकल। अच्छा, डिस्टेंट सोर्स प्लेनर। पार्ट ऑफ स्फीयर। देखो, अगर पॉइंट सोर्स है तो इसका वेव फ्रंट ऐसे बनेगा, स्फेरिकल चारों तरफ, क्योंकि लाइट सोर्स है तो रेडिएशन इस टाइप से जाएंगी हर डायरेक्शन में, तो सभी के परपेंडिकुलर ले लिया हमने। अगर लाइन सोर्स है तो इस टाइप से सिलेंड्रिकल बनेगा, क्योंकि हम मान के चलेंगे इस लाइन के अंदर हर पॉइंट सोर्स को जोड़ा गया है, तो सभी के ऐसे ऐसे बनेंगे तो सिलेंड्रिकल बन जाएगा। ठीक है। डिस्टेंट सोर्स का मतलब ये पॉइंट सोर्स है, समझो, और यहाँ ले रहे हैं तो ये एक बड़ा स्फीयर बनेगा, बहुत बड़ा स्फीयर, और बहुत बड़े स्फीयर में एक छोटा पार्ट लेंगे तो ऑलमोस्ट प्लेन दिखाई देगा ना। बहुत बड़ा स्फीयर, उसका एक छोटा सा पोर्शन, तो प्लेनर दिखाई देगा। वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेनर, एक जैसा। मेरी बात समझ में आ रही है? प्लेनर मतलब प्लेन बनेगा इस टाइप से, प्लेनर। इसका मतलब ये हमारे प्लेन में, इसका मतलब ये हमें सामने का ऐसा दिखाई दे रहा है। प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है बताता हूँ। जब डिस्टेंट सोर्स है तो एक छोटे पोर्शन के लिए उसकी रेडिएशन ऐसे आएंगी, उसकी रेडिएशन अगर ऐसे आएगी तो इसका वेव फ्रंट ऐसे बनेगा, ऐसे, या फिर ऐसी लाइन है। बात समझ में आ गई? पढ़ा हुआ है, याद आ गया आपको? या तो ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, एक ही बात है। तो डिस्टेंट सोर्स क्या होता है? स्फेरिकली होता है, पॉइंट सोर्स है वो, लेकिन उसका एक छोटा पोर्शन लेंगे तो उसकी रेडिएशन हमें सीधी आती हुई दिखाई देती है, और सीधी के लिए इस टाइप का बनेगा प्लेनर। क्लियर है? तो वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स के लिए, लाइन सोर्स के लिए, डिस्टेंस सोर्स के लिए ऐसे होता है। अच्छा जी, अब बात आती है कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। इसकी बात करें तो कन्वर्जिंग सोर्स, कन्वर्जिंग सोर्स क्या होता है? एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है तो कैसा होगा? स्फेरिकल, या इसको कर्व्ड बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपसे पूछे डाइवर्जिंग, तो बेटा डाइवर्जिंग में कुछ नहीं है, एरो चेंज कर दो, डाइवर्ज में एरो दूर जा रही है तो भी क्या आएगा? स्फेरिकल। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों में क्या आएगा? स्फेरिकल। बात समझ में आ गई? इसके बाद कोई आपसे पूछे शेप ऑफ वेव फ्रंट ऑन अर्थ ऑफ सनलाइट, सन की जो रेडिएशन अर्थ पे आ रही है उसका वेव फ्रंट। अब सन बहुत दूर है, अर्थ के ऊपर लाइट आ रही है, छोटा पोर्शन दिखाई देगा, मतलब अर्थ के स्फेरिकल जो वेव फ्रंट है उसका स्मॉल पोर्शन अर्थ के ऊपर आ रहा है, बहुत कम, तो उस पार्ट के लिए कैसा बनेगा? प्लेनर। ठीक है। वेव फ्रंट ऑफ सनलाइट ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर सनलाइट का वेव फ्रंट है, क्योंकि स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फीयर है, स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट का छोटा पोर्शन कैसा दिखाई देगा? प्लेनर। ध्यान रखना, क्योंकि ये एक टाइप का डिस्टेंट सोर्स हो गया। कैसा हो गया? डिस्टेंट सोर्स। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे कर लेंगे। अब कुछ में हमें डायग्राम बनाना पड़ता है, देखो बेटा थोड़ी डिस्टर्बेंस है, अवॉइड करो। कुछ में हमें डायग्राम बनाना पड़ता है, उसके लिए क्या करें? जैसे आपके पास आ जाए कॉन्वेक्स लेंस। अब आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस में मान लीजिए रेडिएशन ऐसे आई इन्फिनिटी से,
यहां मिलेंगी, तो ये क्या है, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट बनेगा। पहले कैसा था, प्लेन। बात समझ में आ गई, प्लेन वेवफ्रंट कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल। ऐसे ही कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस पे मान लो ऐसे आई रेडिएशन, तो पहले कैसा था, प्लेन वेवफ्रंट, बाद में ये डाइवर्ज होने वाली हैं, एक पॉइंट पे मिलने वाली है यहाँ पर, तो ये कैसा है, स्फेरिकल। तो कॉन्वेक्स या कॉनकेव दोनों लेंस के ऊपर अगर प्लेन वेवफ्रंट आता है तो वो कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल। और स्फेरिकल आता है तो भी स्फेरिकल ही होगा, ध्यान रखना इसका, क्योंकि अगर पॉइंट सोर्स हैं तो ऐसे जाएंगी, स्फेरिकल का स्फेरिकल, ध्यान रखना। मिरर, मान लो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में ऐसे रेडिएशन आई, इन्फिनिटी से आ रही है तो कहाँ मिलेंगी, फोकस पे, तो ये वेवफ्रंट कैसा हो गया, स्फेरिकल, और ये कैसा हो गया, प्लेन। तो बात समझ में आ गई होगी। सिमिलरली फॉर कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन का क्या हो जाएगा यहाँ भी, स्फेरिकल कर लेंगे। इसके बाद बात आती है, प्रिज्म ले लो। प्रिज्म के ऊपर सपोज करो मेरे पास इस टाइप से वेवफ्रंट आ रहा है, प्लेन वेवफ्रंट था, ये ऐसे जाएगी, ये भी प्लेन वेवफ्रंट है। तो प्रिज्म के लिए प्लेन वेवफ्रंट था, प्लेन ही रहेगा, बट ओरिएंटेशन चेंज होगा, दिशा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसकी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। पॉइंट सोर्स है स्फेरिकल, लाइन सोर्स है तो सिलेंड्रिकल, डिस्टेंट सोर्स है प्लेन। तीन चीज याद करो, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, स्फेरिकल, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आई थिंक आपको समझ में आ गया वेवफ्रंट भी कैसे ड्रॉ करने हैं, वेवफ्रंट को डिफाइन करना आ जाए तो भी आप कर दोगे, आई थिंक। ओके, अच्छे बच्चे हो सारे, कर लेंगे। इसके बाद मेरे पास बात आती है कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, कैसे ऑब्टेन होते हैं, दो अलग अलग सोर्स कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते, इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट की आवश्यकता क्यों होती है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, एक एक नंबर वाइज बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, नहीं छोड़ेंगे। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, डिस्टर्बेंस है थोड़ी, वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, कलर। तो वो सोर्स लाइट विच हैव सोर्स ऑफ लाइट एमिटिंग, सोर्स ऑफ लाइट एमिटिंग लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब वो सोर्स जो लाइट एमिट करें सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम कलर की या सेम वेवलेंथ की, एंड हैव सेम और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या हो, या तो उनका सेम हो या कांस्टेंट हो, थोड़ा ध्यान रखना। फेज डिफरेंस का मतलब, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई या फाई जीरो होना चाहिए। मेन कंडीशन कोहेरेंट सोर्स की क्या होती है, फाई जीरो। एक सोर्स होता है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब, मोनोक्रोमेटिक सिंगल वेवलेंथ और कलर, एक ऐसा सोर्स जो सिंगल कलर का हो, रेड, ब्लू, ग्रीन, इस कलर की लाइट अगर किसी सोर्स से आ रही है तो वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, सिंगल कलर का, ठीक है भाई। कोहेरेंट सोर्स हाउ टू ऑब्टेन, अगर बोर्ड की बात करें तो हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं। देखो यही लेक्चर मैंने डिटेल में बनाया हुआ है पीछे, अब ऑप्टिक्स में प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, कंप्लीट आपको डिटेल मिलेगी कैसे क्या हो सकता है। तो कोहेरेंट सोर्स हाउ टू ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सोर्स, सिंगल पेरेंट सोर्स से ऑब्टेन करेंगे। जैसे ये एक सिंगल स्लिट है, यहाँ से दो स्लिट लगा दी मैंने, तो इसकी जो लाइट जब यहाँ जाएगी तो इस सोर्स में जो फेज चेंज हो रहे हैं, इसमें जो फेज चेंज हो रहा है वही यहाँ पे और यहाँ पे होगा। तो यहाँ जो फेज चेंज है वही यहाँ पे, इसका मतलब इन दोनों में फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो।
और दो सोर्स जिनमें फेज डिफरेंस 0 हो वही कोहेरेंट हो सकते हैं। तो सिंगल पेरेंट सोर्स से ऑब्टेन होंगे तो वो कोहेरेंट सोर्स होंगे। ठीक है भाई, इतनी बात भी समझ में आ गई। अब सवाल आता है टू इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट क्यों नहीं होते? टू इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट क्यों नहीं होते? टू इंडिपेंडेंट सोर्स आर नॉट कोहेरेंट। क्यों भाई? बिकॉज फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज नॉट कांस्टेंट। उनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा, लगातार चेंज होगा। और फेज डिफरेंस अगर लगातार चेंज होगा तो इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी एक जगह पे फिक्स नहीं रहेगी, चेंज होती रहेगी। क्वेश्चन बन जाता है व्हाई कोहेरेंट सोर्सेज आर नेसेसरी फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिकॉज इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन विल नॉट सस्टेन। उस स्क्रीन के ऊपर इंटेंसिटी एक जगह पे नहीं टिकेगी, वो चेंज होती रहेगी, मतलब इंटरफेरेंस फ्रिंजेस नहीं मिलेगी। मीन्स वी विल नॉट गेट इंटरफेरेंस फ्रिंजेज ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर हमें फ्रिंजेज नहीं मिलेंगी। बात समझ में आ गई होगी ये क्या होता है। इसके बाद आपके पास हाइजन प्रिंसिपल थ्योरी का पार्ट है, आप लेक्चर में से देख सकते हैं पीछे से। हाइजन प्रिंसिपल के बेस पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना। 5 नंबर का क्वेश्चन सीधा बन जाता है, व्हाट इज हाइजन प्रिंसिपल, गिव पोस्टुलेट्स एंड हाउ विल यू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो कंप्लीट लेक्चर आपको प्ले लिस्ट में ऑप्टिक्स में मिल जाएगा, सॉरी वेव ऑप्टिक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे बनते हैं, न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, उनको डिस्कस करने बैठे थे। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन का पार्ट मैंने आपको बताया, वो आप वहाँ से देखिए। कल का लेक्चर हमारा होगा इंटरफेरेंस, फिर हम पढ़ेंगे डायफ्रैक्शन। तो उम्मीद है आपका रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा, रिवीजन में आपको मजे आ रहे होंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो रिवीजन के लिए अच्छा स्कूल नहीं ले सकते, पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल नहीं ले सकते, रिवीजन के लिए ट्यूशन नहीं कर पाते। तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपका चैनल हाजिर है, आपकी सेवा के लिए हाजिर है। बस बने रहिए, जुड़े रहिए और अपने जैसे लोगों की हेल्प करवाइए। थैंक यू।